नमस्कार। कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल में आप लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। पहले तो नहीं आ रहा है कि आप सबको हिंदी कितनी आती होगी या नहीं आती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ पाएंगे। उर्मिला सीरीज की ये पुस्तक है, मैं उन्हें नहीं जानती, और इस पुस्तक के बहाने उनकी समूची सृजन यात्रा पर है। उर्मिला जी हिंदी कथा संसार की एक ऐसी रचनाकार हैं जो मनुष्य की स्मृतियों को, उसकी घटनाओं को, उसके जीवन की उतार चढ़ाव को लिखते समय भी सकारात्मकता का कोई छोर छोड़ती नहीं है। यानी मनुष्यता और मनुष्य के का जो आत्म है और उसकी जो ताकत है, इनकी रचनाओं में उसे बार बार स्थापित करने की कोशिश होती है। तो एक ऐसी रचनाकार जिसने अपनी रचनाओं में मनुष्य की सशक्तता को स्वर देने की कोशिश की, उन्होंने अपना जो नई कृति हुई उसका शीर्षक मैं उन्हें नहीं जानती क्यों लिखा। यहाँ से मेरा प्रश्न शुरू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, और आप सभी को नमस्कार। मैं उन्हें नहीं जानती। पूरे जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए जब हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, उनसे बातचीत होती है और बहुत गहरे रिश्ते भी होते हैं, आत्मीय रिश्ते होते हैं। लेकिन अंत में हम पाते हैं कि ना तो हम उनके अंतर को जानते हैं, ना उनके मन को जान पाए, ना उनकी रुचियों को जान पाए, और ना उनका एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है वो जान पाए। तो ये जो रहस्य है, मन का रहस्य है, रिश्तों के बीच फैला जो रहस्य है, वो मुझे बहुत ही विस्मित करने वाला था कि हम नहीं जानते कि हमारे बहन भाइयों को या हमारे दोस्तों को या हम जिनके साथ काम करते हैं उन्हें पढ़ने का शौक़ है, या वो फिल्म देखना चाहते हैं, या वो डांस करना चाहते हैं, या वो लिखना चाहते हैं, या वो कविता पढ़ना चाहते हैं, या नाटक करना चाहते हैं। हम जानते ही नहीं हैं उनके जीवन के बारे में कि आखिर में उनके सपने क्या हैं और वो उन सपनों के साथ कैसे जीना चाह रहे हैं, उनके अपने दुख क्या हैं, उनकी अपनी पीड़ाएं क्या हैं, उनकी अपनी त्रासदियां क्या हैं। पूरी एक उम्र निकल जाती है किसी भी स्त्री या पुरुष की, और वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपा कर आपके साथ रहता है और आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते कि वो क्या लेकर जी रहा है, सोच रहा है, कर रहा है। बस आप बाहर से देख रहे हैं कि वो सुबह से शाम तक काम पर जा रहा है, या महिलाएं घर का काम कर रही हैं, या बच्चे अपना कर रहे हैं। उनका अपना मन क्या है वो उजागर करने की कोशिश में मैंने ये कहानी लिखी है कि अंततः हम जाने अपने आसपास रहने वाले लोगों को, किसी को भी। उसमें जंतु भी शामिल हैं, उसमें हमारे पालतू कुत्ते बिल्ली वो भी शामिल हैं कि वो क्या, उनके मन में भी क्या चल रहा हमारे प्रति। तो वो एक जानने की प्रक्रिया है, एक लेखक के तौर पर, मनुष्य के तौर पर, रिश्तों के तौर पर। आपका जो कथा संसार है वो बहुत सारे लेयर्स जो होती हैं समाज की, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। आप अपने आसपास के कथानक को, कथा संसार को जिस तरह से व्यक्त करती हैं, वो कहीं ना कहीं पाठक के मन में यह प्रभाव छोड़ता है कि उसने भी ऐसी स्थितियां देखी हैं, इन स्थितियों से वह गुजरा है। लेकिन वह हर बार, हर कहानी में, अभी आपका पिछले दिनों कई कहानी संग्रह भी आए थे जिसमें आप
अतीत की स्मृतियों से, यानी अपने बचपन की स्मृतियों से भी कथानक पात्र उठाती हैं और उन्हें व्यक्त करती हैं। आप का जो अपना अनुभव संसार है वह बतौर प्राध्यापक भी रहा है, युवा पीढ़ी से लगातार आपके सरोकार रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जो आपका बचपन था और जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है, उन्हें जो बचपन आपको जिस तरह से प्रकृति, जंगल और आसपास का पड़ोस जो मिला होगा वो बहुत आत्मीयता से भरा रहा होगा। जो लोग आपके घर में काम भी करते रहे होंगे वो भी बहुत उदार रहे होंगे। अभी आधुनिकता के प्रभाव ने मनुष्य से कहीं ना कहीं दूर किया है। मेरा प्रश्न ये है कि इन दोनों संसारों को जब आप देख रही होती हैं तो उन्हें कैसे दर्ज करती हैं अपनी रचनाओं में, और क्या कुछ आप बदलाव देखती हैं, या मैं ये जो समझ पा रहा हूँ वो केवल मेरा भ्रम है और हकीकत कुछ और है? नहीं नहीं, आपका बिल्कुल भ्रम नहीं है। आप भी बहुत लंबे व्यापक अनुभव संसार के बीच रहते हैं, और किताबों के माध्यम से तो रहते ही हैं। दुनिया भर की किताबों को जो आप पढ़ते हैं सभी विषय की, ये बिल्कुल सच है कि बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये जो बच्चियां बैठी हैं और मेरे बचपन की जो बच्चियां, जो मेरी सखियां या सहेलियां थी, हम लोग आपस में इतना ज़्यादा घुले मिले रहते थे कि हमें बाहर कि हमारी ये चाची है, हमारी ये ताई है, हमारी ये भाभी है, हमारी ये बुआ है, हमारी ये जीजी है, मतलब इतना बड़ा संसार था उनका कि हमें घर वालों का कभी कमी महसूस ही नहीं होती थी कि कौन क्या रिश्ते हैं या क्या नहीं है। पूरा एक संसार रहता था जिसके साथ हम बहुत गहराई से जुड़े रहते थे, और ये रहता था कि उनके दुख हमारे दुख हैं, उनका रहस्य हमारा रहस्य है, उनकी कहानियाँ हमारी कहानियाँ हैं। वो कन्या कहानी में जैसे एक बच्ची है, वो किसी से नहीं कहती है, अपने माँ बाप से किसी से नहीं कहती, कहती है किससे, मुझसे कहती है, तो एक कहानी का जन्म होता है। बहुत सारे ऐसे पात्र आए हैं जो बाद में स्मृतियों के माध्यम से आए हैं, जिनको बचपन से मैं जुड़ी रही, जिन्होंने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। किसी ना किसी रूप में वो जुड़ी रही, मेरे साथ चलती रही और याद रही, स्मृतियों में रही। और मुझे कई बार लगता है कि तब मैं उनको जानती थी, देखती थी, मेरा कितना गहरा या उनका कितना गहरा जुड़ाव मेरे साथ है कि वो आज भी मेरे साथ चल रही हैं। आजकल तो इतनी छोटी छोटी दोस्तियां रहती हैं, इतने ऐसे सतही संबंध रहते हैं, और इतनी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, बातचीत बंद हो जाती है, कि आश्चर्य होता है कि आखिर ये संबंध फिर जाएंगे कहाँ, हम किसके पास जाएंगे अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर। तो ये बहुत ज़्यादा बदलाव आया। पहले जैसे किताबें ही एक माध्यम थी, किताबों के माध्यम से, अब या तो ये हो सकता है कि बहुत सारे माध्यम आजकल आ गए हैं कि आप ठीक है, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, टीवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे। हम लोगों के बीच कोई बातचीत, संवाद नहीं होता था, तो बात नहीं हो रही है, लेकिन कैसे चिट्ठियां लिख रहे हैं उनको, लंबी लंबी चिट्ठियां लिख रहे हैं, और तरह तरह की कविताएं लिख रहे हैं, मना रहे हैं। तो संबंधों को जोड़ने के जो माध्यम थे वो मन में इतने ज़्यादा पुख्ता रहते थे कि वो किसी ना किसी माध्यम से खींच के लाते थे, जोड़ते थे। चाहे वो चिट्ठियाँ हों, चाहे कविताएं हों, चाहे मिलना जुलना हो, चाहे आपस में खेल हों, या बहुत तरह की चीज़ें गांव में रहती हैं, या पता चला सारे लोग खेत में ही जा रहे हैं, या पता चला झूला ही झूल रहे हैं, बात नहीं कर रहे पर झूला झूल रहे हैं, बात नहीं कर रहे पर खेत पर जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे पर कुएं पर जा रहे हैं। तो ये वो जो संसार था मनुष्यता का, दोस्ती का, प्यार का, आत्मीयता का, उस तरफ लौटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मैं कॉलेज में 37 साल रही और मैंने बच्चियों को देखा कि वो बहुत अकेली होती जा रही हैं, बहुत अकेली होती जा रही। उनके अपने पास
कहने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि परिवार कुटुंब जो है वो अलग हो गया, परिवार की व्यवस्था बिखर गई है, घर में दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, ताऊ चाचा नहीं है। हम लोगों के लिए तो कंपलसरी था, हम लोग सोचते ही नहीं थे। मतलब जो मेरे पिताजी थे, मैंने कभी नहीं वो ताऊ जी, मतलब मेरे लिए ताऊ जी मेरे हिस्से के थे, बड़े भाई मेरे हिस्से के थे, तो ये भेद कभी आता ही नहीं था। और लेकिन आज परिवार इतने सिमट गए कि कुछ रह ही नहीं गया। बस माता पिता से भी, अभी किसी भी से आप बात करिए, वो कहते हैं हमारी बच्ची से तो बात हुई नहीं, मैसेज हो गया, चैटिंग हो गई, फोन आ गया, वो कहते हैं हम करें क्या, कैसे बात करें, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास कहने की वो नहीं है। तो ये जो बहुत बड़ा बदलाव है, उस नाते मैं उसको देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सीधे मंच से भाषण नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने किरदार के माध्यम से वो बात मैं कह सकूं। और मुझे ठीक लगता है कि कहीं ना कहीं वो पाठकों तक वो बात जाती है। जैसे अभी मैंने एक चिट्ठियों वाली कहानी लिखी कि दादा चिट्ठियाँ लिख, तो इतने सारे पत्र आए, इतने सारे पत्र आए, कोई कहता मैं रो दिया और ऐसा, इस तरह की चीज़ें माना चाहिए। या विदा होती बेटियों की माँ, तो माँ क्या महसूस करती, बेटियां महसूस जब जाती हैं, तो ये ऐसी भावनाएं, संवेदनाएं जो कहीं ना कहीं जैसे लेयर मतलब पड़ जाती है या धूल पड़ी हुई है, लेकिन धूल हटाएंगे तो कोई बीज दिखाई देगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके अंदर की जो भावनाएं कहीं न छुप गई हैं वो बाहर उभर कर आएं और आप महसूस करें कि जो रिश्ते हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, और वही रिश्ते आपकी सबसे बड़ी जीने की ताकत होती है। उर्मिला जी, लगातार आप सेवानिवृत्ति के बाद भी और उससे पहले भी बाहर जाती रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े देश, ताकतवर देश, हम कहेंगे अमेरिका की यात्राएं भी लगातार आप कर रही हैं, और आपकी एक बहू भी अमेरिकी है। मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि जो भारत में आज की युवा पीढ़ी है, जिसका आपने उल्लेख किया कि आजकल की बच्चियां, मैं समझता हूं बहुत हद तक लड़के भी, अकेलेपन का शिकार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके संबंधों का जो आधार है वह बहुत छोटी चीज़ों पर टिका है, क्षणिक चीज़ों पे टिका है। हम इसका दोष उस पीढ़ी को न देके उस रफ्तार को देना चाहेंगे कि जिसके समय में अभी जैसे समाचार भी देखते हैं तो क्षणिक कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ नहीं याद रहती हैं। उनके पास सूचना का एक विराट संसार इस समय है, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से। टाइम स्पेन नहीं है, बहुत तेजी से चीज़ें बदल रही हैं उनके सामने। अब AI भी आ गया है। मैं समझता हूं कि जिस रफ्तार में दुनिया बदल रही है उसका पहला जो चरण है वह अमेरिकी समाज में देखने को मिलता है, बाकी देशों में धीरे धीरे पहुंचता है, और विकासशील देशों में भी धीरे धीरे पहुंचता है। भले ही हम कितने भी ग्लोबलाइज हो गए हों, लेकिन तकनीक के तौर पर, बाकी चीज़ों के तौर पर हम अभी उस रफ्तार को नहीं पकड़ पाए हैं जिस रफ्तार को अमेरिकी संसार पकड़ रहा है। लगातार हम जो पढ़ते हैं, हमारे जैसे लोग जो पढ़ते हैं, वो ये पढ़ते हैं, पाते हैं कि आज के समय में अमेरिका में भी बहुत सारी समस्याएं विशेषकर युवाओं के बीच में हैं। दोनों ही स्थितियों को, दोनों ही समाजों को जो आप देख रही हैं, मैं चाहूँगा कि उनको तुलनात्मक रूप से आपने जो महसूस किया है बतौर कथाकार, घर परिवार से इतर, उस समाज को कैसे देख रही हैं, और अगर आपको व्यक्त करना हो तो उसे कैसे व्यक्त करेंगी, और अगर आपको समाधान देना हो, यानी मेरे प्रश्न के 3 चरण हैं। पहला आपने जो देखा, हाँ। दूसरा उससे जो महसूस किया उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम, और तीसरा अगर सलूशन देने के लिए कहा जाए तो क्या हो सकता है? जी, एक तो ये कि यूरोप के कई देशों की मैंने यात्रा की, और अमेरिका तो लगभग अब आधा जीवन का हिस्सा, निवास ही बन गया है, और बहू है तो निश्चित ही सारी चीज़ें वो हैं। तो इन तमाम देशों में एक तो हम देख रहे हैं
लोगों की संख्या बहुत कम है, अकेलापन बहुत ज़्यादा हो गया है। पैसा है, साधन है, लोग नहीं हैं, उनको देखभाल करने वाले बच्चे नहीं हैं। यूरोप के बच्चे किसी और देश में हैं, वहाँ के बच्चे कहीं और देश में। तो ये जो अकेलापन है, इसने एक अवसाद का रूप ले लिया है और बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग तरह की दुनिया में जा रहे हैं। जैसे अभी अमेरिका में अभियान चलाया जा रहा है नशा मुक्ति का, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं क्योंकि नशे के शिकार हो रहे हैं, परिवार टूटे हुए हैं, शादियां टूट जाती हैं। एक महिला 3-3 4-4 शादी करती, ऐसे ही पुरुष भी करते, तो उनके बच्चे उसके पास, उसके बच्चे उसके पास, कुछ पता ही नहीं चलता है किसकी माँ है किसके पिता है। और जीवन शैली वहाँ बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित है। आत्म केंद्रित मतलब हर व्यक्ति अपना काम करता है, मतलब कोई वहाँ तो कोई मेट का सिस्टम नहीं है, हर व्यक्ति को अपना काम करना है। उनकी अपनी जीवन शैली है, कोई क्वेश्चन मतलब उनके ऊपर नहीं कर सकता, और उनकी अपनी जीवन शैली है, उनकी संस्कृति है। एक तरफ वो ये बुरा मानते हैं कि किसी बच्ची को आप हाफ पैंट पहन के देख रहे हैं तो आप अशिष्ट हैं। दूसरी तरफ उनके यहाँ वो संस्कृति है कि उनकी वेशभूषा बिल्कुल खुली हुई है, उस पर कोई वो नहीं है, रोक टोक नहीं है। तो ये जो जीवन शैली है, संस्कृति है, और लंबे समय से चली आ रही जो स्वतंत्रता की अपनी भावना है, उसमें कोई इंटरफेरेंस वहाँ नहीं कर सकता। अपने यहाँ समस्या क्या हो रही कि वही चीज़ आ रही है कि बहुत ज़्यादा टोका टाकी होने लगी। आजकल रिश्तों में यही बच्चे बिल्कुल वो नहीं चाहते कि कोई इंटरफेरेंस करे, माता पिता पूछें, क्वेश्चन करें। उनके यहाँ तो ये सालों से चला रहा, वर्षों से चला रहा कि आपको यदि दूसरे के रूम में जाना है तो आप परमिशन लेकर जाएंगे। तो ये जो अकेलापन है, संबंधों के बीच जिस तरह की चीज़ें आई हैं, काम करने के जो दबाव हैं, पैसे का जो दबाव है, सपनों का जो दबाव है, आर्थिक रूप से जिस तरह की परिस्थितियां इन दिनों चली आ रही हैं, और बाजार का जो प्रभाव है, और जिस तरह से युद्ध और युद्ध का जो असर, और वहाँ की अर्थव्यवस्था, सारी चीज़ों ने वहाँ के मनुष्य के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। दूसरा कि आपको भत्ता मिलता है, तो उनको क्यों इतना अमेरिका का अभी जो चीज़ें चल रही हैं, उनको पढ़ना ही नहीं है, पैसा मिल रहा है, आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं, कोई प्रयास नहीं करना है, कोई संघर्ष नहीं करना, आराम की जिंदगी अपनी जी रहे हैं। तो दोनों ही उसमें एकमात्र एक उदाहरण अगर मैं अपनी बहू के माध्यम से अगर दूं, बहुत सारे देशों के माध्यम से, कि वो लोग भारत की पारिवारिक व्यवस्था से बहुत प्रभावित हैं, यहाँ की संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं, यहाँ का जो कल्चरल जो वैल्यूज हैं या रहने की जो हमारी स्टाइल है, उससे वो लोग बहुत प्रभावित हैं। और वो लोग आते हैं कि इसी तरह का जीवन हमें जीना चाहिए, इस तरह से हमको पति प्यार करे, इस तरह से उसकी देखभाल करे, इस तरह से उनके बच्चे रहें, उन बच्चों को उतना अटेंशन मिले। तो वो लोग कोशिश कर रही हैं, मैंने देखा वहाँ की महिलाएं कि बच्चे भी पैदा कर रही हैं वो लोग, और अब ज़्यादा ध्यान दे रही हैं कि उनका परिवार बना रहे, टूटे ना। अब वो लोग हमारे यहाँ टूट रहा है, वो जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव मैंने वहाँ पर देखा, यूरोप के देशों में भी देखा, यहाँ भी देखा। यूरोप के कुछ देशों में है जहाँ अपने बुजुर्गों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, मान कर चलते हैं। और लेकिन अब अमेरिका के परिवार भी, वहाँ की नई लड़कियाँ, नए लड़के अपने संबंधों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें बच्चों की भूमिका रहती है कि किस तरह से, हालांकि बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें नहीं बदलती हैं, लेकिन उनमें एक आकर्षण है भारत के प्रति, भारत की जीवन शैली के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति, भारत के धार्मिक व्यवस्था के प्रति, शादी ब्याह के प्रति, पहनावे के प्रति। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो आवागमन बढ़ा है, और भारतीय बहुत ज़्यादा वहाँ हैं, वहाँ से लोग आते हैं, तो बहुत गहरा प्रभाव जीवन शैली पर पड़ा है। और उस तरह जैसे वो लोग
वनस्पति या वीगन हो रहे हैं, नॉनवेज छोड़ रहे हैं, उस तरह की चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और बदलाव भी आ रहा है और मैं लगातार देख रही हूँ। लेकिन मैं एक बात की बहुत तारीफ करना चाहती हूँ कि वहाँ मेहनत बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, सारा काम खुद करते हैं, बच्चों को संभालना, जॉब भी करना, परिवार को भी देखना, अपने जो उनके जानवरों को बहुत ज़्यादा रखते हैं, कुत्ते बिल्लियों के बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं, तो वो बच्चों की तरह उनके लिए होते हैं। तो मेहनत बहुत करते हैं और कोई लेयर नहीं है, जो मन में है वो बाहर है। इस मामले में वो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं अपने संबंधों को लेकर। यदि उनका किसी से प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं। वो झूठ और बेईमानी इन संबंधों के मामलों में नहीं करते। जो मैंने अभी तक देखा, जितना मैं देखी, जितने लोगों से मिली, उतना उनके जीवन को समझ कर लगा कि नहीं, बहुत सारे मामलों में मनुष्य चाहे किसी भी कोने पर हो दुनिया में, वो एक जैसा ही महसूस करते हैं। ये बच्चियां यहाँ बैठी हैं और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक बार मैं अस्पताल जा रही थी तो किसी से मिलने, तो एक बहुत अच्छी घर की महिला थी। जैसे आजकल बच्चे चले गए और अकेले कैसे रहें तो हॉस्पिटल में रख देते, तो उसने, ये शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं वो प्रेरित करे, उन्होंने मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ा, बोले मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। तो मैं घबरा गई कि क्या बात, नहीं मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। तो वो जो आदमी था वो आया, उस पकड़ के ले गया। फिर मैं जब वापस आने लगी तो बोले मुझसे बात करो। आप समझ सकते हो कि एक बुजुर्ग अकेला व्यक्ति आपसे बात करने के लिए कितना तड़प रहा है, कि वो अजनबी से भी बात करने के लिए तड़प रहा है। तो मैं बस यही चाहती हूँ अपने कहानियों के माध्यम से, किरदारों के माध्यम से, कि हमारी जो बुजुर्ग पीढ़ी है उसके साथ हमारी युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी अपने रिश्तों को नए सिरे से सोचे, उनकी जिम्मेदारी ली, उनके बारे में सोचे, उनका दुख दर्द समझे, उनके अकेलेपन को बांटे। मैं मतलब एक लेखक के रूप में ये कोशिश करती हूँ कि ऐसे किरदार में लेकर आऊँ कि कहीं ना कहीं वो छुएं और थोड़ा सा प्रेरित करें बच्चों को। मैं चूँकि हम लोगों का ये हमारा संयोग कहूँ कि दुर्योग कहूँ कि कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल में हमारी जितने भी सत्र हैं मुझे विलंब से मिल रहे हैं और समय से समाप्त करने के निर्देश के साथ, उस हिसाब से 2 मिनट मैं विलंब हो चुका हूँ, यानी 2:10 तक हमारा यह सत्र था। लेकिन एक सवाल मैं अवश्य पूछूंगा। आपके लेखन संसार से अगर मुझे, मेरा प्रश्न ये है कि आप अपने किस किरदार को अपने सबसे करीब पाती हैं अभी, या जिसे लिखते समय आपको सुकून मिला या बहुत पीड़ा हुई कि इसकी कहानी ज़रूर मुझे लिखनी थी और मैं अब लिख पाई, इसका मुझे संतोष है। वो किरदार कौन सा है और वो कहानी क्या है? मैं चाहूँगा कि उसके बारे में ज़रूर बताएं, कि चूँकि हर रचनाकार के लिए उसके सभी पात्र, सभी कहानियाँ अच्छी होती हैं, उपन्यास अच्छे होते हैं, लेकिन मैं किसी एक कहानी या उपन्यास से जो भी किरदार हो जिसे आपने रचना चाहा था और जिसे रचना का लिखने के बाद आपको संतुष्टि मिली हो कि नहीं, इसकी कहानी मैं नहीं लिखती तो मेरा लेखन अधूरा होता। एक तो बांधो न नाव ठाव बंधु का जो पात्र हैं वो, दूसरा चीख कहानी की जो लड़की है वो, और तीसरा चांद गवाई की जो दिशा है वो, क्योंकि उसमें लगभग सारी, एक बुजुर्ग है, एक बीच की बलात्कार पीड़ित लड़की है जिसका सब है, और तीसरा चांद गवाए तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें 2 पीढ़ियों का द्वंद्व भी है, और दूसरा प्रकृति और पर्यावरण और स्त्री को लेकर संघर्ष भी है। तो मुझे वो लगता था कि मुझे लिखना चाहिए, और इनको लिखकर मुझे संतोष मिला और मुझे लगा कि ठीक है, कोशिश करना चाहिए। लेकिन अभी भी 2-3 पात्र हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नाराज हैं कि लिखना है उनके ऊपर, और लिखने की कोशिश में अभी मैं
लगी हुई हूँ। आपके पात्र आपसे बात कैसे करते हैं? मैंने कहा था मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, लेकिन आपने खुद एक प्रश्न करने का मुझे अवसर दे दिया। पात्र अंदर रहते हैं, या कभी कभी बहुत सारे मेरे काल्पनिक नहीं है पात्र, कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है। और कई बार मिलते हैं तो वो खुद ही बोलते हैं कि मेरे ऊपर कहानी लिखो। और कई पात्र जिनको मान लीजिए आज यहाँ आई हूँ और हो सकता है कोई पात्र मिल जाए और वो अंदर रहेगा, फिर बातचीत करेगा, फिर सारा मैं उसके साथ जुड़ूंगी, बातचीत करूंगी, संवाद करूंगी, उसके जीवन के बारे में वो करूंगी, पूरा परिवेश देखूंगी, उसके मन को पढ़ने की कोशिश करूँ। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मन को पढ़ा जाए, उसकी बाहरी चीज़ों की अपेक्षा मन को पढ़ा जाए। तो फिर मैं उसके मन को पढ़ूंगी, मन में उसके क्या क्या है, सपने हैं, क्या है क्या नहीं है, तमाम तरह। तो इस तरह से मेरी लगातार बातचीत मेरे पात्रों के साथ चलती रहती है। तो कई बार मैं खुद ही सोचती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ, फिर मैं सोचती हूँ अरे मैं अपने पात्र से बात कर रही हूँ। नई पीढ़ी के लिए कहानी लेखन कितना जरूरी है, या उसको कहानियां पढ़ना चाहिए, क्यों? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। साहित्य मनुष्य को संवेदनशील बनाता है। आप बूढ़ी काकी कहानी पढ़ेंगी तो मैं दावा कर रही हूँ कि कभी भी आप बूढ़े लोगों से उस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। तो जो साहित्य वो है जो दूसरों के मन में प्रवेश करके उसको आपके साथ मिला देता है, एकाकार करवा देता है। इसलिए कहानी कोई भी पढ़ें, आप कविताएं पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, कहानियां पढ़ें, लेकिन साहित्य पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तभी आप बहुत अच्छे संवेदनशील इंसान बनेंगे, सोचेंगे और हर कदम पर हर रिश्ते की, हर भावना की कद्र करेंगे। साहित्य इसीलिए कभी भी खत्म नहीं होगा इस पृथ्वी पर। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक साहित्य जीवित रहेगा। उर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार कहने का मन नहीं करता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये दोष मेरे मत्थे आए। और मैं समय से अपने काम के लिए निश्चित रूप से किसी भी मंच पर रहूं, मुझे लगता है कि समय बहुत बहुमूल्य है। आप सभी से का आभार कि आपने हमें सुना। अगर कुछ समझ पाए हों तो बहुत अच्छी बात है। हम एक हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, और ओडिशा और कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का इस बात के लिए बहुत आभार कि इन्होंने भारतीय भाषाओं को और वैश्विक भाषाओं को मंच देने की कोशिश की है। भाषाओं के बीच यह बहनापा, यह समरसता बना रहे। आप ऐसे ही सृजित करती रहें, और जब भी अवसर मिलेगा हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप खोद खोद कर सवाल करते हैं, और आपकी स्मृति बहुत अच्छी है। कभी भी कोई चीज़ पढ़ी होगी वो आपको आज भी याद है। और आप सबका भी धन्यवाद कि आपने सुना, समझा, कितना आत्मसात कितना किया नहीं मालूम, पर सुना, ये देखकर अच्छा लगा। धन्यवाद।